नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं संदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं राठौड़ ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार में वैकेंसी का नया दौर चला है जिसमें बिहार दरोगा बिहार के सबसे सामान्य पोस्टों में से एक पोस्ट है जिसमें वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई हुई है। और तैयारी अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस लिस्ट में आना है या फिर आपको इस लिस्ट से बाहर जाना है। तो साथियों, इसी क्रम में हमारे जो एक टीम है, एक बाहुबली टीम है, मजबूत टीम है, जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी पूरा सिलेबस को। निःशुल्क का अर्थ यह नहीं होगा कि आपके कुछ भी मतलब पढ़ा दिया जाएगा, नहीं, जो पूरा प्रॉपर कंटेंट है, कंटेंट के ऊपर काम किया गया है, वो आपको मेहनत आपको वीडियो में दिखेगी, आपको क्लास में वो मेहनत दिखेगा। और इस क्लास की जो विशेषताएं हैं आपको देखने को मिलेगी कि यूट्यूब चैनल पर पहला तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वीडियो। दूसरी बात है, टेलीग्राम पर आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगी, एमसीक्यू सॉल्व होगा, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए फिर हम समझते हैं कि ज्योग्राफी को हम इस सेक्शन में इस कदम में इस रास्ते पे जो हम आपके साथ चलेंगे, ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के साथ में आइए हम कैसे चलेंगे वो आपको डिस्कस करते हैं। ये हमारे जो बैच चलेंगे महादेव बैच है ना, तो ध्यान रखें ये महादेव बैच, महादेव समझ ही रहे हैं कि महादेव के नाम को लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम चलेंगे आपको ज्योग्राफी के साथ में, ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे वो हम सारी डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी को अगर आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदार है, जिसमें जो है आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगा। इससे पहले हम जो है आपको ज्योग्राफी का जो वेटेज है ना, कि अभी तक के जो इतिहास में 2008 से लेकर के, देखिए 2008 से लेकर के 2008 से लेकर के 2024 तक, ये 2025 चल रहा है, तो 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों का संकलन किए हुए हैं और हम उससे एक एनालिसिस निकाले हुए, एनालिसिस हम करेंगे आपके सामने भी। उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ज्योग्राफी का वेटेज कितना है, हमें किस हद तक इस सब्जेक्ट को आत्मसात करना है, कितना इसमें समय देना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। देखिए, जो जनरली क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि थोड़ी सी हम आपको जो सिलेबस है टोटल बिहार एसआई में, एसआई जिसको आप दरोगा के नाम से जानते हैं, बिहार एसआई में जो है आपके 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला तो आपका पीटी हो जाएगा और यहाँ पे मेंस हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, और जो है तीसरा पोजीशन इसका फिजिकल हो जाता है, फिजिकल हो जाता है। पता है कि फिजिकल जो है तो क्वालिफाइंग करना, आपको केवल पास करना, इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और दूसरी जो बातें हैं पीटी, अभी जो हम बात करेंगे पीटी पे, तो पीटी आपको पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन की संख्या 100 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है, सॉरी इसमें 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा और 100 क्वेश्चन पे आपको 200 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम कटअप की बात करें, लगे हाथ यहाँ पे कटअप की बात कर लेते हैं, तो कटअप जो है सामान्यतः अगर हम लोग 60 से लेकर के 65 क्वेश्चन अगर हम लोग सही करते हैं, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर आप 60 से लेकर के 65 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो है नंबर 120 से लेकर के 130 अगर आ रहा है, तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपका क्वालिफाइड होना तय है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है साथियों, तो हम इसमें जो देखेंगे ज्योग्राफी का पोर्शन कितना है, यानी कि इस 100 में से, ये जो 100 क्वेश्चन है, इस 100 क्वेश्चन में से हमारा ज्योग्राफी का कितना वेटेज है, हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो ज्योग्राफी है, आपने देखा है कि सामान्यतः 12 से लेकर के 15 तक, 12 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज निकल आ गया है लगभग 13.76%, ये औसत निकल आ गया है ना। कई बार 16 क्वेश्चन भी पूछे गए, कभी 12, कभी 13, कभी 14, कभी 15 भी पूछे गए। दैट मीन्स अगर हम ओवरऑल निकालें तो 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन मिनिमम, 12 से लेकर के 15 आपके क्वेश्चनों की संख्या रहेगी, है ना।
तो इतने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। अब समझिए ये जो 15% है ये डिपेंड करता है कि आपको सिलेक्शन के बाहर जाना है, सिलेक्शन लेना है, या फिर आपको पीडीएफ लिस्ट से बाहर जाना है, ठीक है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे जोश और जुनून के साथ आप भी इस दरोगा भर्ती में पूरे जोश और जुनून के साथ में लगे होंगे और एक सीट आपको पक्की करने में आप लोग जुटे होंगे, ठीक है ना। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ये देखिए हम लोग केवल आंकड़े पे बात नहीं करें, हम लोग डायग्राम से भी समझते हैं। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला डायग्राम है ना, और ये डायग्राम दिखाता है हमारे करंट अफेयर्स का। साथ ही निश्चित तौर पे करंट अफेयर्स का वेटेज आज हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है ना। और उसके बाद की अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो ये आपको निकल के आता है हिस्ट्री, है ना। दूसरा सेकंड पोर्शन है महत्वपूर्ण, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। तो ज्योग्राफी देखिए तीसरे नंबर पे हमारा ज्योग्राफी आता है, जिसमें से लेकर के आपको 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा ज्योग्राफी में। और वहीं पर अगर हिस्ट्री वाले सर आपको हिस्ट्री की बात करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में आपका 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात आती है कि 12 से 15 क्वेश्चन को हम कैसे, देखिए हम 100% की तो बात नहीं करते साथियों, लेकिन 99% जो क्वेश्चन होगा वो आपके पढ़ाए में से आएगा, आपके नोट्स में से आएगा, इसकी हमारी पूरी गारंटी है ना। तो 1% क्वेश्चन ये तो एग्जामिनर को भी नहीं पता, तो वो क्या सेट कर रहे हैं उसको भी नहीं पता, मैं उसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन 99% क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आएगा, आपके नोट्स से आएगा, ये हमारी गारंटी है ना। आगे चलते हैं, देखिए आगे जो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे। बोलेंगे सर ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा सेक्शन है, तो ज्योग्राफी को हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करके पढ़ेंगे। तो पूरे ज्योग्राफी को जो हम पढ़ाएंगे वो 4 सेक्शन में बांट करके पढ़ाएंगे। कौन कौन सा सेक्शन होगा, देखिए पहला सेक्शन है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो पहला सेक्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा सेक्शन हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा हो जाएगा हमारा बिहार ज्योग्राफी, और चौथा जो बच भी जाएगा जो मिसलेनियस चीजें होती है उसको हम लोग सारे मैप में कवर करेंगे। दैट मीन्स संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप देख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से सिलेबस को डिजाइन किए हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी और मैप। इसके अलावा आपको लगता है कि उसकी औकात नहीं है एग्जामिनर को इस पीडीएफ से या फिर आपके नोट से क्वेश्चन बाहर चला जाएगा, सिर्फ आवश्यकता है कि आप इस सफर में आप कदम से कदम मिलाकर चले, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, और बाकी बात आपका जो राठौर ब्रदर्स चैनल है आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। तो साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और बिहार में क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीजों को हम लोग आगे देखते जाते हैं। देखिए आगे जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। पहला जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे वो आपको सामान्यतः 4 से वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे लगभग 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। तो 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन होगा, क्या वो पैटर्न होगा, वो सारी बातें आपको हम बताते चलेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो हमारे 3 से 4 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें वो आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए हम पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को 4 सेक्शन में बांट करके पढ़ते हैं। ये हमारा पहला सेक्शन होता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में क्या हम लोग पढ़ेंगे, खगोल विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड, है ना। आगे हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे, ब्रह्मांड। तो खगोल विज्ञान, और दूसरा होती है हमारी भू आकृति विज्ञान, तीसरा होगा समुद्र विज्ञान, और चौथा होता है जलवायु विज्ञान। दैट मीन्स पूरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हमारा विश्व का जो भूगोल है, उसे हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। बस आप जो है इस चैनल पर लगातार विजिट करते हैं, आप हर एक वीडियो को फॉलो करते रहे। तो खगोल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जियोमोर्फोलॉजी जिसको हम लोग बोलेंगे, ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, और क्लाइमेटोलॉजी दैट मीन्स जलवायु विज्ञान। आगे देखते हैं साथियों कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पहली टॉपिक की बात करते हैं, हम लोग खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो खगोल विज्ञान में जो हमें पढ़ाई जाएगी वो मुख्य रूप से आपको ब्रह्मांड पढ़ाया जाएगा और पृथ्वी, है ना, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे। इसमें कई सारे आपको थ्योरी पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो लेप्लॉक्स की थ्योरी हो, चाहे वो विस्फोटक थ्योरी हो, चाहे वो लेमेंटेयर की थ्योरी हो, सारी थ्योरी भी आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, बस आपको धैर्य से पढ़ते जाना है। हम इसमें जो मोनिस्टिक होते हैं, ड्युअलिस्टिक होते हैं, यानी कि एक तरह समूह, एक तरह का सिद्धांत जो है, और दूसरी तरह का सिद्धांत जो है, हम लोग सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, पूरे हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। आपको लगेगा वाकई आपको कंटेंट में
दम है और आपके कंटेंट पे काम किया गया है, और फिर मजाल नहीं होगा कि आपके नोट्स से ये क्वेश्चन बाहर चला जाए। तो हम लोग ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, इसमें सारे कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ जो टॉपिक आता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में कई सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग सौर के बारे में, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो सूर्य है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं। आपने पढ़ा होगा आकार के अनुसार से ग्रह पूछ देता है, कभी जो आकृति के अनुसार से, कभी सूर्य से दूरी के अनुसार से पूछ देता है ना। तो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे। उसके साथ हम लोग उपग्रह पढ़ेंगे कि उपग्रह कौन कौन से होंगे, है ना। इसमें से प्राकृतिक उपग्रह और जो मानव के द्वारा कुछ अभी सैटेलाइट भेजे गए, हम लोग उस सैटेलाइट को भी देखेंगे। दैट मीन्स आपको टेक्नोलॉजी का भी कुछ पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि नवीनतम रिसर्च होगी, है ना। इसके बाद भी हम नक्षत्र को भी देखेंगे, यहाँ पे आपको नक्षत्र भी देखने को मिलेगा। नक्षत्र हो जाएगा, तारामंडल हो जाएगा, है ना। तो जितने भी टॉपिक्स इसमें बन सकते हैं सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरियोलिस बल जो है ना, कोरियोलिस बल, ऑस्ट्रेलिस बल, सारे बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर समझेंगे कि कैसे जो है कि जो दिन की संख्या होती, जो दिन है कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कैसे कभी मौसम परिवर्तन हो जाता है, उन हम सारी घटनाओं को पढ़ेंगे पृथ्वी की गति, है ना। आप देखते होंगे कि जब जून का समय आता है दिन बड़ा हो जाता है ना। फिर जून के बाद का जो समय होता है धीरे धीरे घटने लगता है, क्यों घटने लगता है, हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है ना, एपी हेलियन, पेरी हेलियन, इन सारी चीजों को हम लोग पृथ्वी के गति में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में हम लोग जितने भी आपने सुना होगा, चंद्र ग्रहण हो गया, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो और सूर्य ग्रहण हो, हम लोग सारी चीजों को इसमें पढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। साथियों हमारी तरफ से कोई भी आपको कमी नहीं छोड़ी जाएगी, बस आपको जो है इस चैनल पे लगातार बने रहना है और लगातार तैयारी करते रहना है। दूसरी जो टॉपिक्स मैंने देखा था भू आकृति विज्ञान, हम लोग भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि भू आकृति विज्ञान में हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। तो पहली बात हम लोग समझेंगे भू आकृति विज्ञान होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा को देखेंगे, इसका क्षेत्र अर्थात किस किस डायमेंशन में जा सकता है, हम लोग सारे डायमेंशन की बात करेंगे। और अभी वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है, महत्व से लगातार क्वेश्चन बढ़े जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है, लोग सारे महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा सियाल, सीमा, नीफे, है ना, या क्रस्ट, मेंटल कोर, हम लोग सारी चीजों के इसमें वर्णन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। कैसे हमारे जो है भूकंप से, यानी जो अध्ययन करने का जो माध्यम होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे, आपको पता होना चाहिए, या फिर हम लोग बताएंगे कि भूकंप या तरंग के माध्यम से हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। दो स्रोत होते हैं, हम लोग उन सारे स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और ये भी देखेंगे कैसे जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर से नीचे जाते हैं उसका घनत्व तो बढ़ता चला जाता है, नीचे से ऊपर आते हैं तो घनत्व उसका घटता चला जाता है। कहाँ पे तापमान अधिक होगा, कहाँ पे तापमान कम हो जाएगा, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है साथियों। आगे हम लोग देखेंगे महाविस्थापीय सिद्धांत को, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम लोग देखेंगे कि जो है अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे, जो अफ्रीका का जो पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट और जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, वो आपको दिखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ करोड़ साल पहले या कई करोड़ साल पहले वो कहीं ना कहीं एक साथ अटैच था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई, वो क्या घटना हुआ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कैसे वो महाद्वीप विस्थापन हुआ, धीरे धीरे जो पूरी पृथ्वी थी वो धीरे धीरे अलग होता चला गया, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी कैसे होते हैं, यानी कि जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहीं पर हम लोग देखेंगे भूकंप और ज्वालामुखी एक कारण है ना। लेकिन अलग से हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और ज्वालामुखी एक विशेष टॉपिक के तौर पे। भूकंप हम लोग सारी इसके तरंग को देखेंगे, एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग, हम लोग सारी चीजों को इसमें देखेंगे। और हम यह भी देखेंगे कि भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है ना। इसको हम लोग आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जोड़ करके इसको पढ़ाएंगे। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता जो है बहुत अधिक बढ़ चुकी है, इस अनुसार से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है ना। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा विभिन्न स्थल आकृति, है ना। विभिन्न स्थल आकृति का मतलब क्या होगा कि
हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में एक अलग आकृति बन जाती है, जहाँ पे चूने पत्थर की अधिकता होती है वहाँ पे एक अलग स्थलाकृति बन जाता है, जहाँ पे हिमालय बैठा हुआ है, जहाँ बर्फीले क्षेत्र है वहाँ पे एक अलग आकृति बन जाती है ना। जितने भी आकृति बन सकता है हम सारी आकृति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपक्षय एवं अपर्दन। ये अपक्षय और अपर्दन क्या होता है कि पता है कि जो हिमालय है, हिमालय से कई सारी नदियां निकलती है, जैसे नदियां निकलेंगी वो अपने साथ साथ में कई सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को लेकर के साथ में चलते जाते हैं, और लंबे समय के बाद जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसमें तोड़ फोड़ करता है। हम लोग उसके साथ के बारे में पढ़ेंगे, अब कैसे अपक्षय हुआ, फिर कैसे उसको तोड़ फोड़ करके हम लोग धीरे धीरे मैदानी भाग में लेकर के आते हैं, फिर वही मैदानी भाग जहाँ पे नदियों का अंतिम होता है, मुहाना होता है, वहां पे जाकर के उनको उछल देता है, उखड़ देता है, वहां पे एक अलग से आकृति का निर्माण हो जाता है ना। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान में। आगे है मृदा निर्माण एवं इसके प्रकार, और कि मृदा निर्माण कैसे हुआ, कैसे मिट्टी की निर्माण हुई, और किस प्रकार मिट्टी को किस प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, है ना, लेटेराइट मृदा। हम लोग सारी मृदा के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, टू द पॉइंट और टू द कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, या फिर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि भू आगे अगला जो टॉपिक होगा हमारा भू आकृति चक्र होगा, दैट मींस जियोमॉर्फोलॉजी साइकिल। यानी आप जब इसमें पढ़ेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे एक साइकिल चलता है और वही साइकिल के रूप में लगातार चलते रहता है। हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये रिपीटेशन होते रहता है ना। और आगे हम लोग इसका जो लास्ट टॉपिक होगा और महत्वपूर्ण होगा कि मानव और भू आकृति विज्ञान का संबंध क्या है, कि वर्तमान समय में जो हमारे मानव प्रजाति है और जो भू आकृति विज्ञान है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है, और इस संबंध को कैसे अपनी पारिस्थितिकी के साथ में मजबूती के साथ बनाए रखेंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो 2 टॉपिक था उसको हम लोग देख लिए, हम लोग एक खगोल विज्ञान को और भू आकृति विज्ञान को देख लिए, हम लोग दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि तीसरा जो टॉपिक था हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो है समुद्र विज्ञान, है ना, समुद्र विज्ञान। साथियों आपको कंटेंट देख करके पता चल रहा होगा, एहसास हो रहा होगा कि वाकई आपका जो है इस बार एक वर्दी आपके नाम होने वाली है ना। तो समुद्र विज्ञान हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहली बात हम लोग समझेंगे समुद्र विज्ञान है क्या, है ना, उसकी परिभाषा क्या है और इसका महत्व क्या है। आज देखने लगातार जो है चीन अपना जो है जो चीन सागर है उसमें लगातार अपना बढ़त बढ़ाया जा रहा है, लगातार दवा ठोके जा रहा है ना। तो क्यों, उसके रीजन को हम लोग समझेंगे, क्या आखिर कारण है कि जो बड़े बड़े देश हैं लगातार अपने समुद्र की ओर ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि समुद्र में कई सारे खनिज संसाधन भरा पड़ा है ना। तो सारे लोग उस संसाधन के पीछे भाग रहा है, न कि वो समुद्र के खारे पानी के ऊपर। पानी को देख करके कोई नहीं जा रहा है, बस उसमें जो संसाधन पड़ा हुआ है उस संसाधन के ऊपर वो भाग रहा है। हम लोग सारी चीजों को देखेंगे कि इसकी क्या परिभाषा हो सकती है और कितना इसका महत्व है। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं साथियों, तो वर्तमान समय में जो है समुद्र विज्ञान का जो महत्व है, यानी कि जो हमारी जो ओशियन जो है, जो इसका मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा उसका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारे पेट्रोलियम है, जो हमारे खनिज पदार्थ है, वो सबके सब कहाँ से मिलता है, ज्यादातर हमें समुद्र से मिलती है। आगे जो हम लोग देखेंगे महासागर का नाम, कि कौन कौन से हमारे महासागर है। आपने कुछ का नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उस सारे महासागर को हम लोग देखेंगे, उसका क्या क्या नाम है, कितने होते हैं और वो कहाँ पे बसा हुआ है, अर्थात उसकी स्थिति क्या है, कौन क्षेत्रफल में बड़ा है, उसका पूरे क्रम से हम लोग देखेंगे, है ना। उसका जो सबसे गहराई का बिंदु है वो हम लोग देखेंगे, चाहे वो मरीना ट्रेंच की हो, चाहे वो सुंडा गर्त की हम लोग बात करें, सारे गर्त को हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा क्या होता है साथियों, हम लोग इसकी पूरी व्याख्या हम लोग समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे। कैसे जब समुद्र में एक भूकंप आता है ना, समुद्र में लगातार भूकंप आते रहता है, वहां से ज्वार भाटा का निर्माण होगा, है ना। और इसी के साथ हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे समुद्री तरंग और समुद्री जीवन एवं संसाधन। साथियों जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जो भूतल है ना, जिसमें मानव बस्ती अभी निवास कर रहा है, वहां पे अगर भूकंप आती है तो एक कुछ ही सेकंड के भूकंप ने मानव को त्राहिमाम करा देता है, अर्थात तहस नहस कर देता है। उसी तरह से जैसे अब समुद्र में जब भूकंप आएगी तो समुद्र में जो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उस जीव जंतु को भी बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग समझेंगे उसे क्या क्या समुद्र में जब समुद्र तरंग उत्पन्न होती है उनसे समुद्री जीवन कैसे प्रभावित होता है और वहां पे कौन कौन से संसाधन है, हम लोग सारे संसाधन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
आगे आगे हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग प्रति चक्रवात पढ़ेंगे कि कैसे एक साइक्लोन उत्पन्न होता है और कैसे एंटी साइक्लोन बनता है। हम लोग वो सारी चीजों को इसमें देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समुद्र विज्ञान दोस्तों, इससे लगभग कम से कम हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख जल धारा, है ना, कि कौन सी ठंडी जल धारा है, कौन सी गर्म जल धारा है, कौन सी जल धारा किस समुद्र से होकर के जा रहा है, किसको जोड़ता है, किसको करता है, हम लोग सारी चीजों को इसमें पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख जल संधि एवं चैनल और जो सागर है, दैट मीन्स कौन सा जो जल संधि है या कौन सा चैनल है किन दो सागर को जोड़ता है, किन दो देशों को अलग करता है। साथियों हमको पता है जब कोई भी दो लोग जुड़ते हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो दो लोगों को तोड़ करके आए हुए हैं। जब भी दो चीज जुड़ेगा दैट मीन्स दो को वो तोड़ करके आएगा। अगर दो को स्थल को जोड़ेगा या फिर दो अगर समुद्र को जोड़ रहा है दैट मीन्स वह कहीं ना कहीं दो स्थल को उन्होंने तोड़ा है ना। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी जल संधि है सारे जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पढ़ेंगे चाहे वो इंग्लिश चैनल हो, उसके बाद हम लोग सागर के बारे में देखेंगे चाहे वो पीला सागर हो, एजोब सागर हो, है ना, कैस्पियन सागर हो, सारी चीजों को इसमें देखेंगे। जो अगला जो टॉपिक होगा साथियों वो होगा हमारा जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग इसमें देखेंगे पहले तो इसका परिभाषा क्या होगा, किसको कहेंगे जलवायु विज्ञान, आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम जलवायु विज्ञान है। दूसरी बात है कि वर्तमान समय में इसके क्या महत्व है। हम आप अगर गौर कर पा रहे होंगे, मैंने आपको दो चीजें हमेशा बताया है कि हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसकी तो हम लोग परिभाषा देखेंगे, पहले उसका क्षेत्र देखेंगे और यह जोड़ के प्रयास करेंगे देखने का कि वर्तमान समय में इसके क्या महत्व रह गया है, क्या प्रासंगिकता वर्तमान समय में है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें सौर विकिरण के बारे में। कैसे आपको पता होगा कि पृथ्वी पर या फिर ब्रह्मांड में जो है जो ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है हमारा सूर्य का विकिरण, है ना। तो सौर विकिरण के बारे में इसमें पढ़ेंगे और इसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय तापमान, है ना, कि कैसे जो है हम लोग जब नीचे से ऊपर जाते रहते हैं तो नीचे से ऊपर पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आता है। कितना जाएंगे तो कितना कमी होगा वो लोग सारे हम लोग आगे की क्लास में देखते चलेंगे। उसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब और पवन प्रणाली, है ना, वायु दाब और पवन प्रणाली, यानी कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें साथियों हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब, है ना, और पढ़ेंगे पवन प्रणाली, कौन कौन से पवन होती है, कौन कौन से जो वायु राशि होती है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्षा एवं वर्षण, रेन एवं रेनफॉल। दोस्तों अक्सर लोग समझते हैं कि वर्षा एवं वर्षा दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग है। एक रेन होता है, एक रेनफॉल होता है। हम लोग दोनों को इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। उसके बाद जो साथियों वायुमंडलीय संगठन, जब आप वायुमंडल को पढ़ेंगे आप इसमें देखेंगे कि इसमें कई सारे जो है गैसों का मिश्रण है, कई सारे इसमें धूलकण मिले हुए हैं, कई सारे गैस चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, आर्गन हो, जितने भी संगठन है हम लोग सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और हम यह भी देखेंगे कि वायुमंडल के कौन कौन से परत हैं, चाहे वो हम लोग क्षोभ मंडल की बात करें, समताप मंडल की बात करें, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, हम लोग सारे मंडल के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखें, आगे हम लोग पढ़ेंगे जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण में साथियों हम लोग पढ़ेंगे कोपेनहेगन का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कोपेनहेगन का सिद्धांत, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान में, जिसमें बताया गया कि आपने सुना होगा, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। आपने सुना होगा कि भारत की जो जलवायु है वह CWG प्रकृति का है, लेकिन आपको नहीं पता कि C क्या है, W क्या है, G क्या है ना। अगर वहीं आपसे बिहार में पूछ लिया जाए तो आपको नहीं पता होगा, या अगर राजस्थान का पूछ लिया जाएगा कि जलवायु कैसी है, शायद आप फंस जाएंगे। हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर कैसे जलवायु का वर्गीकरण हुआ है, कैसे कोपेन महोदय आए, उन्होंने कहा कि नहीं जलवायु एक क्रमबद्ध तरीके से फैला हुआ है, उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, हम आपको बताएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक साथियों, अगर सच पूछो तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक इसमें से हो जाएगा ये, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो है न सिर्फ बिहार और भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या उभर करके आई है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हैं कि लगातार टेम्परेचर, अगर आज से हम 10 साल पहले की बात करें तो टेम्परेचर सामान्यतः जो भारत का अगर एवरेज की बात करें तो
35 से लेकर के 36, 37, 38 तक जाता था, लेकिन आज कहीं 40, 42, 45 तक, कभी कभी तो 48 भी पार कर जाता है ना। उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ऐसा तापमान बढ़ रहा है, और इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हम लोग सारी चीजों में पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग में और जलवायु परिवर्तन में। फिर जो अंत का टॉपिक होगा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग मानव और जलवायु का जो संबंध कैसा है, किस प्रकार से जलवायु हमें मानव जीवन को प्रभावित करता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो जीवन है, न सिर्फ हमारा बल्कि प्रकृति में जीवन जो स्थापित है वह हमारी जलवायु पे निर्भर करता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोग देखते देखते होंगे कि जितने भी यूरोपीय देश हैं वहां पे पारंपरिक रूप से वो लोग शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, और जो मसाले होते हैं उनका सेवन करते हैं, जबकि भारत में ऐसी परंपराएं नहीं थी। आपको लगेगा कि ये तो धार्मिक बात है, नहीं, ये धार्मिक बातें नहीं है, वह जीवन हमारा जो है प्योर जलवायु पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जब इस्लाम धर्म का उदय होता है हमारे ईरान और इराक जैसे कंट्री में, यानी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे केवल मरुस्थल ही मरुस्थल पाया जाता हो, वहां पे एक ऐसी प्रथा चल जाती है जहाँ पे वहां पे उनको जो सर धूल कणों से बचाने के लिए बुर्का पहनना आवश्यक हो जाता है। वहीं पर भारत में ऐसी कोई परंपराएं नहीं थी, लेकिन इन चीजों को आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे का जो स्लाइड है साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग 4 भागों में बांट करके देख लिए। कौन कौन सी थी वो थी आपके, ये देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 भाग मैंने आपको बता रखा था। इसमें एक खगोल विज्ञान है, दूसरा भूआकृति विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जलवायु विज्ञान। साथियों, आपको कंटेंट देख करके पता चल रहा होगा कि हमारे कंटेंट में किस हद तक मेहनत किया गया है, किस तरह से आपको वो कंटेंट मिलेगा, है ना। तो हम लोग सारे सब्जेक्ट को इसमें 4 पार्ट में बांट करके वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ करके हम लोग समझेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है। साथियों, मैं पहले भी आपको कह रखा था कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। इस प्रकार से आपके नोट्स तैयार किए गए, इस प्रकार से आपकी क्लास को डिजाइन किया गया है। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम लोग सीधा आएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, अर्थात भारत के भूगोल में। तो भारत के भूगोल को साथियों भी हम 2 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भौतिक ज्योग्राफी, और दूसरा पढ़ेंगे मानवीय एवं आर्थिक, यानी कि ह्यूमैनिटीज, यानी कि जिसमें हम लोग मानवीय आर्थिक क्रियाएं करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 भाग में बांटेंगे। तो पहला इसमें क्या पढ़ेंगे, तो भारत का परिचय पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा फिजिकल में, वो होगा हमारा भारत का परिचय। भारत के परिचय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो पढ़ लेंगे, इसके सीमा से कौन कौन देश लगते हैं वो पढ़ लेंगे, है ना। इसके कौन कौन से राज्य हैं वो लोग हम लोग पढ़ लेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अक्षांश, देशांतर, वो जो समय की निर्धारण होता है, समय रेखा, हम लोग सारी चीजों को इसमें भारत का परिचय में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का है भारत का भौतिक विभाजन। बोलेंगे ये तो एक ही टॉपिक है, इसमें एक नहीं है बल्कि कई टॉपिक का संग्रह है। इसमें जब हम लोग विभाजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग बहुत लगभग 7 से 8 भागों में हम लोग भौतिक विभाजन करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का जो विशाल हिमालय है, हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। फिर इसी में हम लोग जो है, जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र को देखेंगे किस प्रकार से मरुस्थल का विकास हुआ है। साथियों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जो मरुस्थल है, आप बताएंगे कि क्या वह जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का क्षेत्र है, क्या वहां पे मरुस्थल का विस्तार है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। सामान्यतः आपको पता होगा कि राजस्थान के जो क्षेत्र है, वो भी जो पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे मरुस्थल का विकास हुआ है। लेकिन क्वेश्चन दूसरा है कि क्या जो लद्दाख का क्षेत्र है, चाहे वह सियाचिन का बात करें, हम लोग ग्लेशियर की बात करें, वहाँ क्या वहां पर भी मरुस्थल का निर्माण हुआ है, अगर हुआ है तो वो कौन सा मरुस्थल है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैदानी भाग, है ना, कि एक किस प्रकार से भारत में एक मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, और जैसे कि जितने भी नदी है ना, नदी के द्वारा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, हम लोग इसमें जो है मैप की सहायता से आगे पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पठार को पढ़ेंगे, कितने सारे पठार हैं, तो भारत में कौन कौन से पठार हैं, दक्षिण में कौन सा पठार है, चाहे वो हम लोग बुंदेलखंड की बात करें, बघेलखंड के पठार की बात करें, छोटा नागपुर पठार की बात करें, सारे पठार को हम लोग इसमें गहराई से देखेंगे। और भी कई सारे टॉपिक इसमें जब हम आपको क्लास स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में आपको सारी चीजें इसमें बताते चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र।
आगे हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि जो भारत है ना, जो भारत है, तो हम सामान्यतः यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैप लेकर के बताने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, ये हमारा भारत है ना, ये हमारा भारत का, उत्तर भारत का हम लोग शॉर्ट मानचित्र बनाए हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो ये हमारे हिमालय क्षेत्र है, इस क्षेत्रों से कई सारे नदियां निकलते रहती है, और उन नदियों के माध्यम से, जैसे यहाँ से आपको जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी इधर आकर के पाकिस्तान में चला जाता है, यहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र नदी आते हैं, और तिब्बत होते हुए जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहां से असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। यहीं से हमारे उत्तराखंड के जो है, यहाँ से हमें गंगा नदी निकलती है, और उत्तर प्रदेश को बीचों बीच चिरते हुए बिहार के बीचों बीच आते हुए और पश्चिम बंगाल होते हुए जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे, पूरी अपवाह तंत्र को हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग कैसे कैसे उसमें अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। हम लोग अपवाह तंत्र में तीनों को पढ़ेंगे, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र हो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, चाहे वो गंगा नदी तंत्र हो, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और जो है गंगा नदी तंत्र, और साथ ही साथ में जो है जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये पठारी नदियां, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, और सभी मिला करके जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग अपवाह तंत्र बोलते हैं। अपवाह तंत्र में हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद एक और टॉपिक आता है, इसमें हम लोग जलवायु को पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, और भारत की जलवायु कैसे, आपने नाम सुना होगा एल नीनो का, ला नीनो का। हम लोग पढ़ेंगे कि एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, क्या भारत में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इसके आने से भारत में ठंडी बढ़ जाती है या गर्मी बढ़ जाती है, अगर क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम लोग सारे इसमें जलवायु में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जो इसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो दूसरा पार्ट होता है, वो होता है इसमें मानवीय या फिर आर्थिक भूगोल। इसमें हम लोग साथियों क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानवीय एवं आर्थिक भूगोल में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें वैसी क्रियाओं को पढ़ा जाता है जहां पे मानव का आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी होती है। अगर आम भाषा में कहे, साधारण भाषा में कहे, जिससे हमारा पैसा यानी कमाने का, यानी पैसा कमाने का संसाधन हमें प्राप्त होता हो। जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे संसाधन को, संसाधन में क्या है, तो सारे संसाधन को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मृदा, मृदा एवं इसके प्रकार के, भारत में कौन कौन सी मृदा है ना, और उसके कौन कौन से कितने प्रकार है। मृदा निर्माण को भी हम लोग पढ़ चुके होंगे, वहां से हम आपको रिलेट करेंगे यहाँ पे भारत के भूगोल में, है ना, और इसके सारे प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो टॉपिक आएगा हमारा कृषि आएगा, कि भारत में कौन कौन सी कृषि होती है। आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो है कई प्रकार के कृषि होते हैं, है ना, फसल, ये रबी फसल, खरीफ फसल, है ना, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वनस्पति, कि भारत के वर्तमान में कितनी क्षेत्रफल पर वन पड़ा हुआ है और कितनी वनस्पति है ना। उसके बाद हम इसी के साथ में हम लोग घास भी पढ़ लेंगे इसके साथ में घास, कि कहाँ पर घास का मैदान है ना। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे खनिज, कि भारत में कहाँ पर खनिज का विस्तार पाया गया है, किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया गया है, कैसे उसके उपयोग किया जा रहा है, और उस पर किस प्रकार से उद्योग निर्भर है। दैट मीन्स जहाँ पे उद्योग लगने की संभावना होगी, वहां पर इन सभी चीजों का होना आवश्यक है, चाहे वो वहाँ पे कृषि प्रोडक्ट से मिलता हो, चाहे वहाँ पे खनिज संसाधन हो, और वहाँ पे हम लोग परिवहन व्यवस्था को भी पढ़ेंगे। साथियों, उद्योग लगाने के लिए जो हमारे मुख्य मुख्य चीजें चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि एक उद्योग लगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से किस जगह पे कौन सा उद्योग लगेगा, वो आप क्षेत्र देख करके खुद से भी बता सकते हो। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी है ना, बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बहुत हम लोग इसमें इंजॉय करने वाले, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। इसमें आपको रटने की कोई चांस नहीं है। कुछ शायद अगर कुछ फैक्ट मिल जाए तो वो आपको देख लेना है, अन्यथा आपको सारे कॉन्सेप्ट के आधार पे पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि अब जो बदलते पैटर्न को अगर देखा जाए,
इसमें जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। वो समय चला गया जिसमें आप वन लाइनर रट करके लुसेंट या स्पीड रट करके आप चले जाते थे और आप उम्मीद कर लेते थे कि हम बिहार दरोगा बन जाए। साथियों अगर ऐसी हालत है तो फिर आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर आपको सच में एक दरोगा बनना है, एक वर्दी आपके नाम करना है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग परिवहन में पढ़ेंगे, परिवहन में तीनों व्यवस्था को हम लोग देखेंगे, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल मार्ग, सारे मार्गों को हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो हम लोग लास्ट में देखेंगे जनसंख्या और जनगणना कि भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, किस आधार पर जनगणना हो रही है ना, जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, साक्षरता दर कितना है, लिंगानुपात कितना है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इसमें जनसंख्या एवं जनगणना में करेंगे। साथियों यहाँ पर आकर हमारा इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होता है, लेकिन ज्योग्राफी अभी समाप्त नहीं हुआ है, केवल इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल, है ना, बिहार का भूगोल। देखिए मैंने आपको बता रखा था कि जो ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे वो 4 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, और इसमें जो ये एक टॉपिक है हमारा बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल में साथ हम लोग पढ़ेंगे कि पहली बात तो बिहार की जो राजनीतिक पार्ट है वो पढ़ेंगे, बिहार की सीमाएं कौन कौन सी है। आपको ये सारे जिला आपको याद हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, है ना, जितने भी जिला है आपको, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सारी चीजें आपको आराम से एकदम मैप के साथ है। साथियों ज्योग्राफी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है मैप, और हम आपको हर एक कदम पे मैप के साथ में पढ़ाते चलेंगे। मैप को हम लोग कहीं भी छोड़ने वाले नहीं है, ताकि सीधा आपके दिमाग में चला जाए, आपको कुछ और अलग से करना ना पड़े। तो बिहार ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी कृषि है, बिहार की संस्कृति क्या है, बिहार में खनिज कौन सी है, बिहार की कृषि, बिहार की मृदा, बिहार की जनसंख्या, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। और जो चौथा सेक्शन होगा इसमें मैपिंग, मैपिंग से साथियों लगातार क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, और मैपिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी हो गया है। तो मैप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग वो देखते हैं कि मैप में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जो मैप है साथियों, तो पूरे मैप को हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो वर्ल्ड मैप हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इंडियन मैप। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप। वर्ल्ड मैप में क्या होगा, तो वर्ल्ड मैप हम लोग पढ़ेंगे कि महाद्वीप, जिसको हम लोग आप महादेश बोलते हैं, महादेश कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं, उसके नाम क्या है और वह कहाँ पर स्थित है, उन सारी चीजों को हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से जल संधि है, जलधारा है, वो पढ़ेंगे हम लोग। पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे, नदी, झील, फसल, खनिज वितरण, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे विश्व में कौन कौन सी जनजाति है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। इन सभी चीजों को हम लोग वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे। और भी अगर कुछ टॉपिक बचेगा तो वो भी आपको मिसलिनियस में, यानी कि विविध में आपको कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है एक पार्ट बढ़ जाता है इंडियन ज्योग्राफी, है ना। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हम लोग राज्य के नाम और उसकी स्थिति क्या है। यहाँ पे हम लोग राज्य और उसके साथ में राजधानी भी देख लेंगे, कुछ मिनट या कुछ समय का काम है वो भी हम लोग देखते चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, और उसके सीमा, किस देश के साथ कौन सी सीमा लगती है, कितने राज्यों से लगता है। यहाँ पे हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। हालांकि भारत में मकर रेखा नहीं गुजरता है, न विषुवत रेखा गुजरता है, बल्कि भारत में एकमात्र रेखा गुजरता है वो कर्क रेखा गुजरता है। पिछले सेक्शन में ही आपसे 1275 वाले दौरान में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नदी है जो कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटता है। साथियों आपको याद रखना कि ये जो गुजरात का क्षेत्र है, इस गुजरात वाले सेक्शन से एक महानदी निकलती है, और यहीं से जो है एक कर्क रेखा आता है, और यही नदी जो है 2 बार इसको एक बार जाते समय, दूसरा वापस आते समय काटता है। इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है, हिमालय को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा चाहे वो केटू हो, कंचनजंगा हो, नंगा पर्वत हो, नंदा देवी, राजा जी, जितने भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उत्तर भारत के भी पर्वत को देखेंगे, दक्षिण भारत के भी पर्वत को देखेंगे, और मध्य भारत के भी सभी पर्वतों को इसमें देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पठार कि भारत में कौन कौन से पठार है, चाहे वो हम लोग बुंदेलखंड पठार की बात करें, बघेलखंड पठार की बात करें, चाहे वो फिर हम लोग छोटा नागपुर के पठार की बात करें, या मेघालय पठार की बात करें, हम लोग सारी, या दक्कन पठार, इन सभी पठारों की हम लोग इसमें बात करेंगे। और जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मरुस्थल कि भारत में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। सामान्यतः आपको यही पता होगा कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन आपको जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि नहीं, भारत में इसके अलावा भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो आपको आगे क्लास में देखने को मिलेगा। इसके
इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे नदी कि भारत में कौन कौन सी नदी है, उसके सहायक नदियां कौन सी है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, उसके मुहाना कहाँ पर है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें डिटेल से देखते चलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झील, है ना। या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग विश्व का झील देखे थे कि विश्व में कौन कौन सी झीलें हैं, और फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी झील है। इन सारी झीलों को हम लोग देखेंगे, चाहे वो डल झील हो, बुलर झील हो, है ना, इन सभी झीलों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें आता है फसल, कौन कौन सा फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल, नकदी फसल, जायद फसल, इन सारी फसलों को हम लोग इसमें एकदम गहराई के साथ में देखते चलेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में। अब जो है लास्ट में आता है खनिज वितरण। खनिज वितरण में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के जो क्षेत्रफल है, किन 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 जगहों पे कौन कौन सा खनिज का वितरण पड़ा हुआ है। धारवाड़ के क्षेत्र में हम लोग समझेंगे कैसे उसमें वहां पे धातुई खनिज पाए जाती हैं, छोटा नागपुर के पठार में क्यों वहां पे कोयला ही पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जो कोरबा इलाके क्यों वहाँ पे कोरबा ये कोयला और लोहे के इलाके पाए जाते हैं, क्यों राजस्थान में तांबा पाए जाती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारत की सभी जनजाति के बारे में, कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, इन सभी जनजाति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आकर के जो है आपका ज्योग्राफी का एक विशाल जो आप सिलेबस देखे, उन विशाल सिलेबस को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरे धैर्य और पूरे लगन के साथ आपको कवर किया जाएगा इस ब्रदर राठौर ब्रदर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क, इसके लिए कुछ भी आपको अलग से करने का नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कंटेंट में किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, ताकि आपको कुछ भी सोचना ना पड़े। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी कुछ अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो आपको जवाब मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पे जो हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ और कदम से कदम मिला करके चलते रहेंगे, लेकिन जरूरत है तो आपका एक जुनून का और आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं, साथियों मैं कोट यहाँ पे एक कोट करना चाहूंगा कि कोई शाम आती है तेरी याद लेकर, कि कोई शाम आती है तेरी याद लेकर, कि कोई शाम जाती है तेरी याद लेकर, पर इंतजार मुझे है उस शाम की जब आप आएंगे अपने वर्दी को साथ लेकर के, वर्दी को साथ लेकर। साथियों मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल।